वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन शुरू किया था। उसमें हमने बोला था कि हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी वाइज डिस्कशन करेंगे। एनाटमी में हम उन स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन करते हैं जिसमें कि जो कि डाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं, डाइजेशन जहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी में डाइजेशन कैसे होता है, किन एंजाइम्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हम एनाटमी ही डिस्कस कर रहे थे, मतलब कि हम एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कशन कर रहे थे। अब जो एनाटमी होती है उसको भी हम दो तरह से डिस्कस करते हैं। पहला तो वो ग्रॉस स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करते हैं। ग्रॉस मतलब जो कि चीज़ें हमें मतलब अपने नॉर्मल आई से विजिबल हो सकती है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि ठीक है, ये आपका बकल कैविटी है, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा क्या होता है बच्चों कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी करते हैं। लाइक कोई भी चीज़ है, हम उसका स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं कि इसमें किस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, किस टाइप की सेल्स हैं, क्या उन सेल्स का कोई स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। तो ये सारी जो स्टडी होती है इसको हम क्या टर्म देते हैं, हिस्टोलॉजी का, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में ही बना हुआ है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये डायग्राम है कैसा, कहाँ का है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए ये आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है ऐसे, ठीक है। ये स्टमक हो गया, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, ठीक है। अगर आप इस एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ से एक कट लगाएं और कट लगाने के बाद इसको ऊपर से देखें, ठीक है, तो ऊपर से देखने पे आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। पाइपलाइन ऐसा नजर आएगा, जिसमें से ये पोर्शन तो आपका पूरा सॉलिड वाला हो जाएगा, मस्कुलर पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और बीच में वो पैसेज होगा, वो हॉलो पोर्शन होगा जिसमें से फूड होकर के पास होता है। तो ये जो हॉलो वाला पोर्शन है ये तो क्या हो जाता है, ल्यूमेन। और ये वाला जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है जहाँ पे मसल मतलब जो ये सॉलिड वाला पोर्शन होता है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बोलते हैं, ठीक है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ ये जो डायग्राम बना है ये किसका ही है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। बच्चों ये देखो, जो बीच में पैसेज वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ये वाला पोर्शन बना हुआ है, दिस इज इसको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात समझ में आ गई कि ये डायग्राम कहाँ है, किस व्यू से हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी एक कट लगाओ और उसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। अब बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वो 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। कितने लेयर से, 4 लेयर से। पहली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये वाली जो मैंने इस पिंक कलर से बना रखी है, पहली लेयर होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेरोसा का, ठीक है। दिस इज सेरोसा, फर्स्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद की जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरा मैंने रेड रेड में प्रेजेंट कर रखा है, ये हमारी दूसरी लेयर होती है और इसको हम नाम देते हैं मस्क्यूलरिस लेयर। दिस इज मस्क्यूलरिस, राइट। फिर थर्ड लेयर जो आती है हमारी, ये जो हमने पिंक पोर्शन में बनाया हुआ है, जो दिस इज सबम्यूकोसा, थर्ड लेयर इज सबम्यूकोसा। और ये जो लास्ट लेयर हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक वाली, ये जो पूरी लेयर हो गई ये क्या होती है, म्यूकोसा। दिस इज म्यूकोसा, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स हो गई एलिमेंट्री कैनाल की। आउटर मोस्ट इज सेरोसा, देन कम्स मस्कुलरिस, फिर है सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट है म्यूकोसा, ठीक है। बच्चों अक्सर से क्या होता है कि हमें चारों नाम याद रह जाते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि आउटर मोस्ट कौन सी थी और इनर मोस्ट कौन सी थी। ये जो आउटर मोस्ट हम बोल रहे हैं ना, सेरोसा, वो ये वाली पार्ट होगी, सबसे बाहर वाली, ठीक है। और इनर मोस्ट हम जिसको बोल रहे हैं म्यूकोसा, वो आपकी ये वाला पोर्शन होगा यहाँ पे, इनर मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे बाहर में आपका सेरोसा हो गया, फिर इसके बाद मस्क्यूलरिस लेयर आएगी, फिर आपकी सब म्यूकोसा आएगी, फिर सबसे अंदर क्या आएगी, आपकी म्यूकोसा आएगी,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस मस्कुलरिस लेयर का हमने थोड़ा अलग से प्रेजेंटेशन किया है, बाहर की तरफ सर्कल्स बनाए हुए हैं और अंदर की तरफ ऐसे लाइन लाइन टाइप का ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चों ये क्या बात प्रेजेंट कर रहा है, देखो मस्कुलरिस लेयर है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस लेयर में क्या, किस चीज से ये लेयर बनी है, ये मसल फाइबर्स से बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये मस्कुलरिस लेयर में बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और अंदर की तरफ आपका ये सर्कुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि हम ये क्या लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर कर रहे हैं। इस चीज़ को ऐसे समझो, मैंने क्या बोला कि देखो मसल फाइबर्स कैसे होते हैं बच्चों, ये इस शेप के कुछ मसल फाइबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो मसल फाइबर्स हैं ये मस्कुलरिस लेयर में बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, मतलब सब के सब मसल लेयर्स कैसे होंगे, पूरे वॉल में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे। इस तरह से आप पूरा एक डायग्राम बना लो इस तरह से, ठीक है, सारे के सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हैं। अब बच्चों अगर आप इन्हें ऊपर से कट लगाओगे, यहाँ से मान लीजिए एक कट लगाते हैं और फिर हम ऊपर से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, इसका सर्कल दिखाई देगा, इसका सर्कल दिखाई देगा, इसका सर्कल दिखाई देगा। इसीलिए हमने ये जो बाहर वाली है लॉन्गिट्यूडनली जो अरेंज है उसको हमने ऐसे सर्कल्स बना बना के प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, गोले बना बना करके, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो मसल फाइबर्स हैं वो अंदर की तरफ सर्कुलरली अरेंज होते हैं, मतलब इस तरह से लेटे लेटे पैटर्न में होते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ इस तरह से अरेंज होंगे। अगर मैं इसको पूरा ऐसे पूरे एलिमेंट्री उसमें पूरे डायमीटर में बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह से ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, सर्कुलरली, मतलब इस तरह से सर्कुलरली अरेंज हो रहे हैं पूरे में, ठीक है। अब अगर आप इसको ऊपर से कट लगा कर देखेंगे तो आपको क्या, अगर आप यहाँ पे से कट लगा कर देखेंगे तो वो आपको इस लाइन लाइन फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये कैसे हो गए, ये हमने यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसे शो किया है, ठीक है। ये सारी तो आपको समझाने के लिए बातें थी, आपको याद बस ये रखना, आपको समझना बस इतना है कि जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें मसल फाइबर्स जो हैं वो बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और अंदर की तरफ सर्कुलरली अरेंज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इन सारी लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने अपनी फर्स्ट लेयर को क्या नाम दिया था, सेरोसा, ठीक है। सेकेंड लेयर हमारी क्या थी, मस्कुलरिस, फिर क्या थी, सब म्यूकोसा, और उसके बाद क्या थी, म्यूकोसा, ठीक है। तो ये हमारी 4 लेयर थी, याद रखेंगे, आउटर टू इनर चल रहे हैं, इनर टू आउटर बोलेंगे तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, ठीक है। तो अब ये जो सेरोसा जो लेयर थी, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, वो किस चीज़ से बनी होती है बच्चों, ये बनी होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो बच्चों ये सारा जो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है या कॉलमनार है, ये सारा आपका टिश्यू में डिस्कशन होगा कि किस किस तरह से सेल्स होती हैं। थोड़ा सा आपके समझने के लिए मैं यहाँ एलैबोरेट कर दूंगी ताकि आपको रटना ना पड़े, आप समझ करके इस चीज़ को याद रख सकें। देखो जब सेल्स किसी भी चीज़ की कवरिंग बनाती हैं, ठीक है, तो उस कवरिंग लेयर ऑफ सेल को हम नाम देते हैं एपिथेलियम का, ठीक है। कोई भी चीज़ जब सेल्स इकट्ठा होकर के किसी भी चीज़ की कवरिंग बनाती हैं तो उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं, एपिथेलियम का। और सेरोसा में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, एलिमेंट्री कनाल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, पूरे एलिमेंट्री कनाल को कवर कर रही हैं, इसलिए हमने ये टर्म दिया एपिथेलियम का, ठीक है। उसके बाद है स्क्वेमस। स्क्वेमस वर्ड का मतलब होता है बच्चों फ्लैटेंड सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेरोसा में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कैसी होंगी, फ्लैटेंड सेल्स हैं। आगे आप टिश्यूज में देखेंगे कि सेल्स कॉलमनार भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमारे पास कैसी है, स्क्वेमस, मतलब फ्लैटेंड सेल्स। दिस प्रेजेंस फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। एंड एक वर्ड और हमने यूज किया है दैट इज सिंपल, ठीक है। अब हमने सिंपल वर्ड का क्यों यूज किया है, क्योंकि बच्चों सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कई तरह से हो सकता है। अगर वो सिंगल लेयर अरेंज है, सारी सेल्स सिर्फ एक लेयर बना रही, तो हम उनको बोलते हैं सिंपल, ठीक है। अगर
कई सारी लेयर्स बना रही हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है कि कई सारी लेयर्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो अगर सेल्स कई सारी लेयर बनाती है तो हम उनको स्ट्रैटिफाइड बोल देते हैं, सिंगल लेयर होती है तो हम सिंपल बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेरोसा है वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से बनी हुई है एंड दैट इज कवरिंग आवर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टर्म का क्या मतलब हुआ, ठीक है। बच्चे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा ईसोफेगस जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो फूड पाइप होता है, उसमें हम आउटर मोस्ट लेयर को सेरोसा ना बोल करके क्या बोलते हैं, वहाँ पर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। क्या होती है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, TIA, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सिंपल सी बात है, जो हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, चाहे इसोफेगस है आपका, फिर स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेरोसा। लेकिन जो इसोफेगस होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या बनाती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे हमारा सेरोसा का डिस्कशन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट लेयर आ गई हमारे पास मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस में मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आउटर अरेंजमेंट मसल्स का कैसे होता है, मसल फाइबर्स का लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि सारी मसल फाइबर्स ऐसे 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 लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं, और इनर अंदर की तरफ ये मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, सर्कुलरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे मसल फाइबर्स ऐसे 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 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में तो जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसमें दो ही तरह से मसल फाइबर अरेंज होते हैं, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ सर्कुलर। लेकिन जो स्टमक वाला पोर्शन होता है, स्टमक में क्या होता है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में मसल फाइबर्स ऑब्लिकली अरेंज होते हैं। ऑब्लिकली मतलब ऐसे तिरछे तिरछे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑब्लिक लेयर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बस आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, लेकिन स्टमक में एक और लेयर आ गई, ऑब्लिक लेयर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में इन दोनों लेयर्स के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लेयर के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लेयर, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्लिक लेयर है, तो मसल फाइबर्स कैसे होंगे, उसमें ऐसे ऑब्लिकली अरेंज होंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन कम्स द सब म्यूकोसा। बच्चा सब म्यूकोसा में क्या होता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हो गई, और वो हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो वो होती हैं, प्लेक्सेस होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे प्लेक्सेस क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, किस में प्रेजेंट होती हैं, इसमें सब म्यूकोसा में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये कि जो आपके ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसा की लेयर होती है, वहाँ पे एक टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होती हैं, ये आपकी ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में होती हैं, ठीक है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस को, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सब म्यूकोसा तो देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, सारी जगह पे, लेकिन जो ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसा प्रेजेंट है वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, और वो सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसलिए अक्सर से कई बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी फोर्थ लेयर कौन सी आ गई थी बच्चों, वो थी म्यूकोसा की, ठीक है।
अब ये जो बच्चों म्यूकोसा होती है, इसमें भी 3 सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। पहली सब लेयर होती है मस्क्यूलारिस म्यूकोसा, मस्क्यूलारिस म्यूकोसा। फिर दूसरी होती है लैमिना प्रोप्रिया, और फिर लास्ट में क्या आती है, म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। ये अगर आपको डायग्राम याद हो तो क्या था उसमें, ऐसा था कुछ, यहाँ से ऐसे 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 ये ऐसे 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 प्रेजेंट थी, ठीक है। तो और इसके ऊपर क्या था, सब म्यूकोसा था, फिर उसके बाद क्या थी, मस्कुलारिस थी, फिर सेरोसा थी। तो सब म्यूकोसा की साइड पे, सब म्यूकोसा की साइड पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, ये मस्कुलारिस म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा की तरफ मस्कुलारिस म्यूकोसा, फिर बीच में क्या होती है, लैमिना प्रोप्रिया आ जाती है, ठीक है। क्या आती है, लैमिना प्रोप्रिया। और फिर ये जो इंटरनल लाइनिंग जो बनाती है, ये जो होता है आपका, ये होती है म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। जो ये भी देखो, ये क्या है कि अंदर की तरफ लाइनिंग फॉर्म कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको एपिथेलियम बोल दिया, म्यूकोसा के लेयर में, इसलिए म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो बच्चों, लैमिना प्रोप्रिया जो लेयर है, उस लेयर में एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, माल्ट का, ठीक है। लैमिना प्रोप्रिया के लेयर में क्या होती है बच्चों, एक होता है माल्ट, माल्ट नाम की चीज़ होती है। व्हाट इज दिस, माल्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट इज म्यूकोसा associated lymphoid टिश्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों कि देखो, लिम्फोइड सेल्स जो होती हैं आपकी, वो क्या होती है, बी और टी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये बी और टी सेल्स आपने पहले पढ़ा भी होगा मे बी, कि हमारी इम्यूनिटी बनाने के काम में आती हैं, ठीक है। हमें फॉरेन बॉडी से, हमें बैक्टीरिया से, बाहर से जो भी पैथोजेन, मतलब कि जो हमें हार्म करने चीज़ें आती हैं, उससे लड़ने में काम आती है, ठीक है। तो बच्चों, हमारे बॉडी में जितने भी पैसेजेस होते हैं ना, जैसे आपका एक हो गया रिस्पिरेटरी पैसेज, दूसरा हो गया आपका ये एलिमेंट्री कैनाल वाला, ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपका यूरोजेनाइटल पैसेज होता है। तो बच्चा, इन पैसेजेस पे क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर में क्या होता है कि इस तरह की बी और टी सेल्स जगह जगह पे ग्रुप बना करके प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो जो लेयर होती है, वो हमारी किस काम में आती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के काम में आती है। कहीं से भी हमने कुछ खाया, ऐसा चीज़ खा ली उसमें बैक्टीरिया आ गया, या कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आ गई, तो क्या होगी कि हमारे यहाँ पे जब भी वो अब्जॉर्ब होगा, मान लो बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, घुस तो वो जाएगा, लेकिन फिर उसको क्या मिलेगा, एक बैरियर, माल्ट का बैरियर मिलेगा, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का बैरियर मिलेगा। उसमें क्या होगी, टी और बी सेल्स होंगी, और फिर वो क्या करेंगी, उस पैथोजन से लड़ेंगी और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो आई गेस आपको इस चीज़ का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या है, ठीक है। अब बच्चों, यही जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यही एक अलग से एक और चीज़ बनाता है, उसको हम नाम देते हैं पेयर्स पैचेस का, ठीक है, पेयर्स पैचेस का। ठीक है, पेयर्स पैचेस भी क्या एक तरह से माल्ट ही है वो, बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जेजुनम और एलियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माल्ट हमारे पूरे जीआईटी में आ रहा है, और भी जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं में बीच बीच में इनके स्पेशलाइज नाम हो जाते हैं। तो वैसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और एलियम वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, वो क्या है बच्चों, पेयर्स पैचेस है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है, जेजुनम एंड एलियम में, एलियस नहीं, एलियम, राइट। आई गेस कि यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर थी, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, सेरोसा थी। सेरोसा किससे बनी हुई है, सेरोसा एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, और वो कैसी सेल्स है, सिंपल स्क्वेमस है, ठीक है, स्क्वेमस सेल्स है।
उसके बाद दूसरी मसल लेयर हमारी आई थी मस्कुलरिस की, नाम से ही पता चल रहा है मसल फाइबर्स से बनी हुई है, और इसमें कैसे मसल फाइबर्स बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हैं, अंदर की तरफ सर्कुलरली अरेंज हैं, और बीच में स्टमक में इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ऑब्लिक लेयर और आती है, ठीक है। उसके बाद आ गए हम सब म्यूकोसा पे। सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, आपके लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, प्लेक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा थी उसमें एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट थी जिसको कि हम नाम दिए थे ब्रूनर्स ग्लैंड का, और उस ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है बच्चों, म्यूकस सिक्रीट होता है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। देन आपकी लास्ट लेयर आई थी म्यूकोसा की। म्यूकोसा में भी 3 सब लेयर्स थी। बाहर सब म्यूकोसा की तरफ जो थी वो मस्कुलरिस म्यूकोसी थी, बीच में जो आपकी आ गई वो लैमिना प्रोप्रिया आ गई, और ये जो इनर मोस्ट वाली आ गई, ये वाली, ये इनर मोस्ट ये वाली क्या हो गई आपकी, ये हो गई म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों देखो कि म्यूकोसल एपिथेलियम कैसे प्रेजेंट आपको दिख रही है, ये बहुत सारी फोल्ड्स में प्रेजेंट दिख रही है ना, तो ये फोल्ड्स क्यों बने हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं कि बच्चों ये समझिए आप, मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, ठीक। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जगह है और इसमें हम कोई चीज़ ऐसे स्ट्रेट एक लेयर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से जो चीज़ होकर के पास करेगी, मान लो यहाँ से चीज़ें पास कर रही हैं, तो उनको पास करने के लिए कितना सरफेस एरिया मिलेगा अब्जॉर्ब होने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का, इन्हीं के थ्रू अब्जॉर्ब की मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये आपको सरफेस एरिया मिला जिसके थ्रू हम चीज़ें अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसके, ठीक है। बट अगर इसको हम एक स्ट्रेट करने की बजाय इसको हम बहुत सारे फोल्ड्स में कर दें, लाइक जगह अभी भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की है, लेकिन अब की बार हमारी मेम्ब्रेन ऐसे सीधी सीधी ना होकर के कैसे है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जगह ही उतनी है लेकिन स्ट्रेट ना होकर के फोल्डेड फॉर्म में हो गई। अब जब कोई भी चीज़ पास करेगा यहाँ से तो उसके पास अब्जॉर्ब करने के लिए बच्चे कितना एरिया मिल जाएगा, यहाँ से भी अब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ से भी, 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 तो पूरा अब्जॉर्प्शन का एरिया जितना ज़्यादा ये फोल्ड होता गया उतना ज़्यादा एरिया हमें अब्जॉर्प्शन के लिए मिलता गया, ठीक है। तो म्यूकोसल एपिथेलियम भी क्या है, वहाँ से भी तो चीज़ें अब्जॉर्ब होनी है ना, तो उस अब्जॉर्प्शन में, उस अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है वो कई सारे फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं विलाई का, ठीक है। अब हम देखते हैं ये विलाई क्या है। तो देखो बच्चों, जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसका जो फर्स्ट फोल्ड होता है, एकदम सिंपल सा एक ऐसा फर्स्ट फोल्ड जो होता है, ये वाला आप ही समझ लीजिए, पूरा ये वाला जो एक सिंपल फोल्ड है इसको हम बोलते हैं प्लीका सेमिल्यूनारिस, प्लीका सेमिल्यूनारिस, ठीक है। अब इस प्लीका सेमिल्यूनारिस पे आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये सारी क्या है हमारी, ये है विलाई, ठीक है, दिस इज विलाई। और इस विलाई के ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखें बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट हैं, ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, वो होती हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, दीज आर माइक्रोविलाई। तो किस तरह से अरेंजमेंट हो गया, पहले प्लीका सेमिल्यूनारिस, फिर उसके ऊपर भी विलाई, फिर विलाई के ऊपर भी माइक्रोविलाई, तो कितना ज़्यादा अब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि विलाई या फिर वो फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बच्चों इसी विलाई का जो है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि आपकी जो विलाई है इसी को मैंने थोड़ा सा ये इनलार्ज फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, या मैंने 2 विलाई एक तरह से कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये 2 विलाई है। अब देखो विलाई के बीच में एक डिप्रेशन भी तो आएगा, ठीक है, जब कोई 2 चीज़ ऐसे रेज मिलेगी तो बीच में एक डिप्रेशन आएगा, तो इस डिप्रेशन का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, ठीक है। क्रिप्ट का मतलब ये होता है थोड़ा गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन में ये जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी, ये अपना सिक्रीशन बनाएंगी और यहाँ पे ये पोर करेंगी, ठीक है। तो ये वाला जो क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन होता है यही वो पोर्शन होता है जो इंटेस्टिनल ग्लैंड बनाता है,
ठीक है। इंटेस्टिनल ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यही क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन ही का ही पोर्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी आपकी विलाई हो गई। तो इसके भी हम दो तरह से दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। एक तो ये हम ये वाला अपने इंटेस्टिनल ग्लैंड वाला पढ़ेंगे, वहाँ क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, ये अपना रेज्ड वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये विलाई हो गई आपकी, ठीक है। तो ये मैंने आप समझ गए होंगे क्या है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड का बनाया है। बच्चों इंटेस्टिनल ग्लैंड में कई तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले तो सिंपल सेल्स जो होती हैं उनको हम बोल देते हैं एंटेरोसाइट्स। आप नाम से ही समझ जाओगे। एंटेरोसाइट्स, ठीक है। एंटेरॉन जो वर्ड रहा वो फिर से वही वाली बात है, एलिमेंट्री कैनाल है तो हम एंटेरॉन यूज कर रहे हैं। साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो एंटेरोसाइट्स वो सेल्स जो कि आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं। ये सिंपल सेल्स होती हैं जो कि अब्जॉर्प्शन के काम में आती हैं। फूड जब भी यहाँ से होकर के पास करता है इंटेस्टाइन से, तो जो अब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, इंटेस्टाइन की सेल्स यानी कि एंटेरोसाइट्स में, ठीक है। फिर दूसरे टाइप की सेल्स जो आपकी आती हैं बच्चों वो होती हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। दीज आर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों सेल्स आती हैं वो आपकी हो गई एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स, ठीक है। वही हो गया एंटेरो एंडोक्रीन मतलब हार्मोन बना रही होंगी, ठीक है। एंटेरो एंडोक्रीन कई तरह के हार्मोन बनाती हैं, जैसे कि आपका हो गया कॉलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, काइनिन NIN, ठीक है। फिर आपका हो गया GIP, GIP का फुल फॉर्म गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और फिर और एक और होता है सेक्रेटिन, ठीक है। तो ये सारे आपके हार्मोन्स हो गए जो कि ये इंटेस्टाइन की एंडोक्रीन सेल्स रिलीज करती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और सेल्स होती हैं जिनको कि हम नाम देते हैं पैनिथ सेल्स का, ठीक है। दीज आर पैनिथ सेल्स। पैनिथ सेल्स दो चीज़ प्रोड्यूस करती हैं, पहला तो डिफेंसिन और दूसरा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो बच्चों किसी भी चीज़ के एंड में जाइम लगा होता है इसका मतलब कि वो एक एंजाइम है, ठीक है। और लाइसोजाइम जो बच्चों एंजाइम होती है वो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होती है, ठीक है। तो मतलब कोई भी बैक्टीरिया हमें अगर हार्म करने आता है तो हम उसको किसके थ्रू लड़ सकते हैं, लाइसोजाइम उसको डिस्ट्रॉय करने के काम में आएगा। दूसरा सब्सटेंस था डिफेंसिन। वो दूसरा सब्सटेंस भी क्या होता है कि हमें इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करने के काम में आता है, वो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड समझ में आ गई। कितने तरह के सेल्स हो गए, एंटेरोसाइट्स सिंपल अब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, देन एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है आपकी पैनिथ सेल्स। पैनिथ सेल्स क्या करती हैं, डिफेंसिन्स और लाइसोजाइम प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तो हमने क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन वाले पार्ट की, ये आपका विलाई ऐसे था तो हमने क्या करा, इसके क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये विलाई में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी है ये विलाई, ठीक है। तो ये पोर्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारी विलाई। अब बच्चों देखो विलाई में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। फिर क्या हो गई आपकी, ये भी ब्लड वेसल है, ये वेन वाला पार्ट है जो कि क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले कैरी करेगा। ऑब्वियस सी बात है जब ब्लड आएगा तो यहाँ से सारी चीज़ें क्या होती है जाएंगी, अब्जॉर्ब होती जाएंगी इसमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स ये लेता जाएगा, तो फिर ये दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा, ये आर्टरी जो है वो वेन में हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये बीच में जो ये येलो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये है हमारा मेन स्ट्रक्चर और इसको हम नाम देते हैं लैक्टियल का, ठीक है। तो देखो लैक्टियल का कंसेप्ट क्या है कि आपके बाकी सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका अमीनो एसिड्स हो गया, आपके ग्लूकोज हो गए, वो सारी चीज़ तो आपके ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो फैट्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो इस लैक्टियल में ही एब्जॉर्ब होते हैं। लैक्टियल क्या होती हैं, फैट को एब्जॉर्ब करने वाली वेसल्स होती हैं। उसके बाद एट द एंड ये लैक्टियल भी जाकर के आपके ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगी बाद में, लेकिन इनिशियली फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड में ना होकर के आपके लैक्टियल में होता है। बाकी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन ब्लड में ही होता है,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी पूरी हिस्टोलॉजी का डिस्कशन हो गया। हमने सारी जगह देख ली कि कितने टाइप के लेयर्स थी, 4 लेयर्स थी, ठीक है। आउटर टू इनर हमें अच्छे से याद रखना होगा, आउटर मोस्ट कौन सी है, इनर मोस्ट कौन सी है। उसके बाद कहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ईसोफेगस में सेरोसा की जगह पे एडवेंटिशिया थी, स्टमक में एक ऑब्लिक लेयर आ गई थी, ठीक है। और ड्यूडनम की सबम्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड थी, ठीक है। फिर पेयर्स पैचेस कहाँ था, जेजनम और इलियम में था, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वो सारे पॉइंट्स एक साथ कंसिडर करे, सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़े हैं, तो आई गेस अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बच्चों देखो अभी न्यूज़ आई है कि नीट 2020 क्या है कि अब आपका सितंबर, मिड ऑफ सितंबर में होगा, ठीक है। तो जो बच्चे अभी 2020 में नीट देने जा रहे हैं, आई नो इट्स वेरी टायरिंग एंड वेरी बोरिंग कि आपका कोई एक एग्जाम स्केड्यूल हो, ठीक है, फिर वो शिफ्ट हो जाए, फिर वो अगेन शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ ऐसे डीले होती जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा वो जो मोटिवेशन होता है, जो चीज़ें होने एक इंथुजियाज्म होता है कि हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डाउन होती चले जाती है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि लास्ट के 2 से ढाई महीने जो होते हैं ना, वो गेम चेंजर की तरह होते हैं। अगर आपने साल भर मेहनत करी है और आप लास्ट के 2 से ढाई महीने में आप रिलैक्स होके बैठ गए, भाई अब नहीं हो रहा हमसे, आपके हाथ से पूरी पारी चली जाएगी, आपकी साल भर की मेहनत खराब। और जिन बच्चों ने अगर साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करी, ओके अपने मेंटेन करा है, उसके बाद अगर वो 2 से ढाई महीने अच्छे से लग जाए ना, तो पूरा गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। उनके हाथ में, उनके पाले में बाजी चली जाएगी। तो इसलिए आपको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है ना। बुरा मतलब होता है कि ठीक है यार, क्या सेम चीज़ है, रिपीट मोड पे पढ़ रहे हैं, इरिटेशन होता है, बोरिंग भी होता है, ठीक है। बट देन कोई ऑप्शन तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमें नहीं पता होता है कि कल क्या हो जाए, इसलिए एक ही बार में अपना पूरा 100% आप अच्छी तरह से अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम का कोई झंझट ही ना रहे। आपको लास्ट ईयर पता था इस साल ऐसा कुछ हो जाएगा, इस साल नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर कैसे रूल आ जाए, मे बी आप उसमें एलिजिबल हो ना हो। अरे हर नए साल एक कुछ ना कुछ अलग से ड्रामा ऐड होते चला जाता है, ठीक है। तो एक ही बार में इसी बार गेम या तो आर या तो पार कर लो, अच्छे से मेहनत करो। अच्छा देखो, अब रिविजन के लिए क्या होता है कि हम अपनी कॉपी से रिवाइज करते तो बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। तो आप उसको 2 तरह से रिवाइज कर सकते हैं, या तो आप वीडियो लेक्चर्स खोल लो, ठीक है, ऐसा मतलब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं जाते, सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है। या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, ये मुझे लगता है बेस्ट मेथड ऑफ डिस्कशन होता है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करो, 2 लोग प्रिपेयर करो, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करे, आप उससे क्वेश्चन करो, ठीक है, इस तरह से आप डिस्कस कर लो। एंड एट द एंड आपको एनसीईआरटी के तो सारे चैप्टर्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन इंक्लूडिंग समरी एंड इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। इवन उस पर जो साइंटिस्ट नेम मेंशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए। देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप सबसे पहले कीजिए। अगर आपके 10-15 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हो चुके हैं, तो आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ना मतलब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप वो पूरे 3 घंटे वाले पेपर लेकर के बैठे। उसमें क्या होता है ना कि आपके माइंड के बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस होती है जैसे कि आपको एग्जाम में देना होता है, क्योंकि इंडिविजुअली करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है, हमें पता होता है ठीक है ये बायो का क्वेश्चन है, आराम से हम मतलब पूरा ब्रेन हमारा बायो की तरफ ओरिएंटेड है। जब हम केमिस्ट्री लेकर के बैठे तो पूरा ब्रेन केमिस्ट्री की तरफ ओरिएंटेड है, जबकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना। एग्जाम में तो क्या होगा कि तीनों एकदम अच्छे से, पहले ये फिर वो पूरा एकदम मिक्सचर होकर के आता है। तो इसलिए आप बहुत स्पेसिफिक होकर के करना चाहें तो कर लीजिए कि ठीक है आप केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर, उसमें भी ये टॉपिक, इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन एट द एंड वो 3 घंटे वाला पेपर ज़रूर लेकर के बैठिए, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे ही होना है ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। और आप पहले 10-15 साल के पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके वो हो जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप मॉक पेपर ज़रूर कीजिए। वो बच्चों क्या होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं वो क्लास में भी कई बार डिस्कस हो जाते हैं और हम भी बहुत बारी उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके आंसर तो हमें ऑटोमेटिकली आते हैं, हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, हम समझ जाते हैं अरे यार इसका तो यही आंसर है, ठीक है। तो मॉक पेपर में जो आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो टेस्ट सीरीज मिल जाती है, उसका फ़ायदा यही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, आपके ब्रेन को खुद से चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरे तो नए क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और कोई अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करेगा, कैसे भी सही, अच्छे से सही, कैसे भी सही, बट हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। इस बार अच्छे से नीट क्वालिफाई, देखो एग्ज़ाम तो होना ही है,
ये तो भाई KG 8 बच्चे 9 10 ये सारे लोग प्रमोट हुए जा रहे हैं, आप तो नहीं प्रमोट हो गए, आपको तो एग्जाम दे के ही मेडिकल कॉलेज जाना है। तो अच्छे से पढ़ो एंड यू हैव टू डू इट। थैंक यू।